नमस्कार, मी भूषण करंदीकर. आपण पाहताय साम टीव्ही. संसदेचं अधिवेशन सुरू झालं की त्यात विविध मुद्द्यांवर होणारी चर्चा अनेकदा खूप रंजक होत जाते. वास्तविक पाहता संसदेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत असते. अनेक घटनांचे पडसाद या चर्चेदरम्यान उमटत असतात आणि अनेकदा तर ज्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा अपेक्षित असते तो मुद्दा राहतो बाजूला आणि चर्चा भरकटते. तर काही खासदार मंत्र्यांची भाषणं मनोरंजक ठरतात. याआधी आपण अशा अनेक मंत्र्यांची, खासदारांची भाषणं ऐकली आणि पाहिली सुद्धा आहेत. उदाहरणार्थ, संसदेत रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना लालू प्रसाद यादव यांच्या खुमासदार शैलीनं अर्थसंकल्पातील तरतुदींपेक्षा लालूंच्या स्टाईलचीच चर्चा अधिक व्हायची. अगदी तसंच गेली काही वर्ष आपला उत्स्फूर्त काव्यानं खासदार रामदास आठवले यांची भाषणं मनोरंजन करतात. नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये देशात सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावरून जोरदार भाषणबाजी झाली. पाहुयात याच अधिवेशनातल्या खासदार मंत्र्यांची काही गाजलेली भाषणं आमच्या खास कार्यक्रमात संसदेतले नेते अभिनेते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात कधी बोलणार याची उत्सुकता विरोधकांसह देशवासियांना सुद्धा होती. कारण देशभरात कृषी कायद्यांवरून सुरू असणाऱ्या गोंधळाबाबत सरकार काहीच बोलत नव्हतं. विशेषतः पंतप्रधान काही बोलत नव्हते. अखेर ते सभागृहात बोलले आणि त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना एक नवीन उपाधी बहाल केली. त्यावरूनही गोंधळ झाला. तर गुलाम नबी आझाद यांच्याबद्दल बोलताना पंतप्रधानांना अश्रू लपवता आले नाहीत. त्यांच्या या भाषणावरूनही थट्टा झालेली पाहायला मिळाली. पाहुयात नेमकं पंतप्रधान काय बोलले. पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी. ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे. एक पूरी टोली है जी. ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है. ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं. देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है. ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी. एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा. और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी. फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी. और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है. आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है. आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए. आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है. ये सब हमने कहा है. मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं. मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी. इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है. इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा. जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा. इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है. जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था. हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में. शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा. एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया. करीब 8 लोग शायद मारे गए. सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया. प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे. मैंने उनको फोन किया. मैंने कहा साहब, अगर
अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता विरोधी पक्षांनी कृषी कायद्यांविरोधात रान पेटवून सरकारला चांगलंच कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवलाय। सभागृहात सुद्धा कृषी कायद्यांविरोधात सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांनी जंग पछाडलं। पंतप्रधानांच्या आंदोलनाच्या टीकेवरून मग राहुल गांधी यांनीही जोरदार टोलेबाजी केली। पाहूयात। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत हम करिए। दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। माननीय सदस्य इधर, तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य, आप आसन कि को हमारे संबोधित दो करें। मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की मनोबली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट में साइलोज में रखेगा, ये सभा नहीं है।
प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं आया हूँ, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, जब आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए, माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है, तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। और जब वही किसान कंज्यूमर बन के अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है। राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया, अब उसी पे चर्चा करके राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सदन का भी अपमान कर रहे हैं सर। ये कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। राज्यसभेचे ज्येष्ठ सदस्य, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार गुलाम नबी आझाद यांची कारकीर्द खूपच गाजली. त्यांना निरोप देताना सर्वपक्षीय खासदारांनी काही आठवणी जागवल्या. इतकी वर्ष नेटानं लोकांचे प्रश्न संसदेत मांडून त्यांनी आपली कारकीर्द गाजवली. त्यांच्याविषयी शिवसेना खासदार संजय राऊत काय म्हणाले पाहूयात. आज हमारे 4 साथी जो जम्मू कश्मीर से है, मीर मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह मनास, नजीर अहमद और हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब रिटायर हो रहे हैं। ये सभी जम्मू कश्मीर से है। एक ऐसा राज्य है जो हमेशा हमारे दिल में राज करता आया है। ये हमारे जो साथी है, हमेशा नजीर भाई या मीर मोहम्मद जी जब भी मिलते थे इतने सालों में, हमेशा कश्मीर की समस्या के बारे में, उनकी युवाओं के बारे में हमसे बात करते थे और हमें हमेशा निमंत्रण देते थे, आप कश्मीर में आइए, आप खुद देखिए स्थिति क्या है। और हम भी बोलते थे हम जरूर आ जाएंगे। और जब से 370 हटा दिया हमारे गृह मंत्री जी ने, तब तो मैं उनको बोलता था कि आपको अभी तो हमको आना ही पड़ेगा कश्मीर में स्थिति देखने के लिए। लेकिन अभी आज हम रिटायर हो रहे हैं। आप लोग, हमारे अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद, जैसे सतीश जी आपने कहा कि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ आज कि आज़ाद साहब रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति है आज़ाद साहब, वो तो कश्मीर के गुलाब है बिन कांटे के। उनकी सभ्यता, उनकी नम्रता वो हमेशा हमें मार्गदर्शक रही। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही आज़ाद साहब के बारे में, और खुद प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू है आज आए एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे उनके लिए। और कुछ समय तक हम भी भावुक हो गए उनकी बात सुनकर, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हम
इतने सालों से काम करते रहे, उनका मार्गदर्शन लेते रहे, वो आज इस सदन से हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि ये सदन उनके बिना आज जो सुना सुना लगेगा, ये महफिल, ये तो महफिल के आदमी है गुलाम नबी आजाद, जल्दी ही इस महफिल में, इस चमन में लौट आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आजाद साहब ने राजनीति का, इस देश के राजनीति का एक ऐसा दौर देखा है, बहुत बड़ा कालखंड देखा है, इंदिरा जी से लेकर मोदी जी तक। तो मैं तो कहूँगा कि आपको जो समय अब मिलेगा, आप एक आत्मकथा लिख लीजिए इंदिरा जी से मोदी जी तक। ये जो आपने देखा है, जो आपने अनुभव लिया है, वो बहुत कम लोगों ने इस देश के राजनीति में नजदीक से देखा है। कश्मीर से एक युवा कार्यकर्ता दिल्ली में आता है उस वक्त 1975, बराबर, और उस समय आपको मालूम है क्या थी इस दिल्ली की स्थिति? बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजनीति के महाराजा महारानी यहाँ बैठी थी सिंहासन पर, और आप जैसे युवा उस वक्त यहाँ काम कर रहे थे, और आपने मेहनत से, संघर्ष से, गांव से आए थे, आप इस मकान पर आप पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, एक स्वाभिमान की बात है। तो मुझे लगता है कि आजाद साहब आप कभी रिटायर नहीं होंगे, और महाराष्ट्र से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। ये महाराष्ट्र से चुनकर, जैसे पवार साहब ने कहा कि वाशिम विदर्भ से, हाँ, बहुत ही ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आप चुनकर आते थे। आज भी अगर आप विदर्भ में जाएंगे तो आजाद साहब को चाहने वाले आज भी एक जनरेशन है उस वक्त की। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तरुण खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनीही आपल्या भाषणानं या अधिवेशनात सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं। मूळतः अभिनेते असलेल्या कोल्हेंनी भाषेवरचं आपलं प्रभुत्व आणि मुद्देसूद मांडणी यामुळे सगळ्यांचीच वाहवा मिळवली। पाहूयात। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की कई सारी उपलब्धियों का उल्लेख किया, और मैं उन उपलब्धियों के लिए सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा जिनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा हो। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नए संसद भवन के निर्माण की बात की, गर्व की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है अध्यक्ष महोदय कि जिस देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना की महामारी में बुरी तरह से एक्सपोज हुई हो, उस देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? नया संसद भवन या हर जिले में, हर संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक सुसज्ज अत्याधुनिक सार्वजनिक अस्पताल? देश की प्राथमिकता को नजर रखते हुए सिर्फ 22 एम्स से कुछ नहीं होगा। देश की प्राथमिकता को नजर रखते हुए पहले अस्पताल और फिर संसद भवन, इस पर आत्मचिंतन हो, ये मेरी गुजारिश है। प्लीज साइलेंस, साइलेंस प्लीज, प्लीज। बिदुर जी। और वैसे भी इस संसद भवन की मांग किसी ने नहीं की है, लेकिन हर सांसद मेरे इस बात से सहमत होगा कि हर संसदीय चुनाव क्षेत्र में एमपी लैड फंड के तहत होने वाले विकास कामों की मांग जरूर हो रही है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस एमपी लैड फंड को अविलंब पूर्ववत किया जाए। इसमें अभिभाषण में केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की भी बात की गई। माननीय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट अनुराग जी यहां उपस्थित है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार को जीएसटी की 25,000 करोड़ की राशि प्रदान होना बाकी है, उस पर अविलंब विचार किया जाए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में युवाओं के रोजगार की बात की। इस सरकार ने सपना दिखाया था कि सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अजय मिलना तो छोड़िए, जो हाथ में था वो भी चला गया। आज 1000 नौकरियों के लिए लाख लाख युवा अप्लाई करते हैं, और 4th क्लास की नौकरी के लिए ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स कतार में खड़े आते हैं। पहले नीम और अब नेशनल अप्रेंटिस जैसे प्रोग्राम, ये जो नीतियां हैं, ये देश के युवा वर्ग के लिए शोषण व्यवस्था साबित हो रहे हैं। क्योंकि पहले नौकरी लग जाती है, फिर माँ बाप शादी कर देते हैं, और 2 साल में कंपनी ब्रेक दे देती है ताकि उसको परमानेंट ना करना पड़े, और युवा के भविष्य में अंधेरा छा जाता है। इसलिए इन युवाओं के आक्रोश को समझे और इन नीतियों पर पुनर्विचार हो। इस अभिभाषण में और एक बहुत अच्छी बात की गई, वो है आत्मनिर्भर भारत की। जब हमने सुना था कि देश को बिकने नहीं देंगे, तो हर किसी को गर्व महसूस हुआ था। लेकिन शायद उसके बाद OLX का विज्ञापन कुछ ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ, और वो नीतियों में भी दिखने लगा। बेच डाल,
बीपीसीएल बेच डाल, बीएसएनएल बेच डाल, एयरपोर्ट्स बेच डाल, सीपोर्ट्स बेच डाल। अब डर लगने लगा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है या फिर चुनिंदा पूंजीपति निर्भर भारत की। मैं सचेत करना चाहूंगा कि इस प्रकार से मुक्त अर्थव्यवस्था के आड़े में अगर हम क्रूनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देकर देश के संसाधन चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दे तो देश की आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की योजनाओं की बात की गई, लेकिन आज जो हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 200 से भारतीय, मैं भारतीय कहूंगा, 200 से भारतीय शहीद हुए, उनके प्रति कोई संवेदना इस अभिभाषण में नहीं दिखाई दी। यह आश्चर्यजनक है। गणतंत्र दिवस पर जो घटना घटी उसकी आलोचना अभिभाषण में हुई। हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में, सर प्लीज लेट मी कंटिन्यू, हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश रची गई वो निंदनीय है। पहले बताया गया कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, फिर बताया गया कि ये तो आड़तीय है, फिर बताया गया कि ये खालिस्तानी है। सर, गणतंत्र दिवस में जो घटना घटी उसकी आलोचना अभिभाषण में हुई। हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता, ना ही करना चाहिए, लेकिन उसके उपलक्ष्य में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की जिस तरह से साजिश रची गई वो निंदनीय है।